एक तो पानी का जो मसला है हमारे यहाँ, वो एक तो इंस्टीट्यूशनल मसला है। इंस्टीट्यूशनल मसला क्या है कि हमारे यहाँ कोई वाटर का एक्सपर्ट नहीं है। मोस्टली जो फील्ड है वो ब्यूरोक्रेसी लीड कर रही होती है, या तो मिलिट्री लीड कर रही है। कोई एक्सपर्ट नहीं होता हमारे यहाँ पानी का। दूसरा हमारे यहाँ मसला क्या है कि हमारे यहाँ जो पानी है जो वो हर सीज़न के साथ वेरी करता रहता है। मोस्टली जो हमारे यहाँ वेट मंथ होते हैं जिसमें पानी बहुत ज़्यादा 80% जिसमें पानी आ रहा होता है, वो 4 महीने होते हैं। वो जून, जुलाई, अगस्त, ये महीने होते हैं। तो 80% ऑफ द पानी इन महीनों में आ रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ स्टोरेज की कैपेसिटी क्या होती है, सिर्फ 30 दिन। 30 दिन में हमारे यहाँ जो डैम्स होते हैं वो भर जाते हैं, और फिर या तो उन्हें खोलना पड़ता है या वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, या बाकी जो बैराजेस है वहाँ पे भी मसले हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। और ये महीने गुजरने के बाद हमारे यहाँ पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास डैम्स ही कम है। कि हम पाकिस्तान में टोटल डैम्स 150 है। तो ये कुछ मसले थे। डैम के ना होने की वजह से हम तकरीबन 8 महीने पानी से महरूम रहते हैं। बहुत ज़्यादा कमी होती है पानी की। इसके एक तो दूसरा मसला यहाँ क्या है कि इंडिया अलग से मसला हो रहा है। ये फ्लड्स, पानी के ना होने और पानी के फ्लड्स आने की जो एक वजह है, मेन वजह शायद ना हो लेकिन एक वजह ज़रूर है, वो है इंडिया। इंडिया ने तकरीबन सिर्फ चनाब पे ही 24 डैम्स बनाए। इसकी वजह से दरियाई सिंध में जो पानी है वो बहुत कम हो रहा है। तो तकरीबन ओवरऑल जो इंडिया डैम्स बना रहे हैं पाकिस्तान के दरियाओं पर, वो तकरीबन 62 डैम्स बना रहे हैं। तो ये भी एक और मसला है। इंडिया क्या कह रहे हैं, पानी को एज ए पॉलिटिकल वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से हमारे इंटर प्रोविंशियल क्राइसिस भी शुरू हो जाती है। सिंध और पंजाब के दरमियान मसले हो जाते हैं। इसी तरह केपी और पंजाब के दरमियान में मसले हो जाते हैं। सिंध में पानी की कमी की वजह से तकरीबन 4.4 मिलियन ऑफ लैंड जो है वो तबाह हो चुकी है। और सिंध में तकरीबन अर्ली जो खरीफ सीज़न होता है उसमें तकरीबन 29% पानी की शॉर्टेज होती है। दूसरा मसला एक तो डैम्स का, और दूसरा मसला हमारे यहाँ कैनाल्स का भी है। कैनाल्स जो है वो सीमेंटेड नहीं है, उनसे सीपेज होती है। सीपेज की वजह से वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी हो जाती है। और जो दूसरा मसला है वो जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होती है। जो बासर लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनको ज़्यादा पानी मिलता है, बाकियों को कम मिलता है। तो ये एक और मसला है। और जो हमारे यहाँ ये जो क्वालिटी है कॉटन की, वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मीट नहीं करता। इसी वजह से बीइंग अ कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री, हम हर साल बाकी मुल्कों से कॉटन इंपोर्ट करते हैं।
तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है, सॉल्यूशंस क्या है कि एक तो डैम्स बनाने चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स इन ओरिजिनल स्पिरिट, ना कि भुट्टो जिस तरह के भुट्टो ने किए थे, आयूब खान ने किए थे, ओरिजिनल स्पिरिट में होने चाहिए। भुट्टो के भी जो लैंड रिफॉर्म्स में वो तो ज़्यादातर केपी और बलूचिस्तान तक महदूद थे। बलूचिस्तान में जो उनके मुखालिफ सरदार थे ज़्यादातर उन्हीं की ज़मीनों को तकसीम किया गया। इसी तरह केपी में जो थे उन्हीं के जो उनके मुखालिफ थे उन्हीं की ज़मीनों को तकसीम किया गया। और दूसरा क्या, एग्रीकल्चरल फील्ड में रिसर्च बहुत ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान के क्लाइमेट को, मट्टी को देखते हुए उसी तरह की जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की जाए सीड्स में। और जो चौथा है वो है जो किसानों को जो क्रेडिट दिया जाए उसकी पॉलिसी बहुत सिंपल हो, कैनाल्स को सीमेंट किया जाए, ड्रिप इरिगेशन बहुत ज़रूरी है, ड्रिप इरिगेशन की ज़रूरत है। और हाई यील्ड सीड्स, जैसे मैंने कहा कि पर हेक्टर फ्रांस में तकरीबन 8.1 टन वो को वीट हासिल करते और हम तकरीबन 2.5। तो जो दूसरा मेजर सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर का वो है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि एक तो हमारे यहाँ वेल ट्रेंड जो है डॉक्टर नहीं मिलते जानवरों के। दूसरा क्या है, जो हाई क्वालिटी फीड है उस तक एक्सेस नहीं है। तीसरा क्या है, जो हाई यील्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है ग्राउंड लेवल पे वो मौजूद नहीं है। वाटर स्कैर्सिटी, ये भी मवेशियों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, वो भी अलग मसला है। क्वालिटी कंट्रोल का बहुत बड़ा मसला है। इसी तरह जो मवेशी जो लोग पालते हैं उनके लिए भी क्रेडिट का बहुत मसला, उनको भी क्रेडिट तक रसाई हासिल नहीं है। फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तकरीबन दुनिया का 5वां बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, लेकिन यहाँ पे मिल्क की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए लैब्स ही मौजूद नहीं है, रिसर्च फैसिलिटीज़ ही मौजूद नहीं है। और ये कुछ पाकिस्तान में तकरीबन 16.7 मिलियन गाय हैं और बफेलोज तकरीबन 13.4 मिलियन है। तो इनके लिए तो पानी की भी ज़रूरत है, ट्रेन डॉक्टर्स की ज़रूरत है, हाई क्वालिटी फीड की ज़रूरत है, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत है ताकि दूध ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। ग्राउंड पे ऐसा कुछ मौजूद नहीं है, इस सेक्टर पे रिसर्च ही नहीं की जाती। तीसरा हमारा सेक्टर है फिशरीज़। पाकिस्तान तकरीबन 2022-23 में पाकिस्तान ने तकरीबन 496 मिलियन डॉलर्स के फ़िश एक्सपोर्ट किए थे। इसमें जो मेनली फ़िश थे वो स्क्विड, ऑक्टोपस, ये क्या कटल फिश लिखा हुआ है क्या, ये मौजूद। अभी हमारे यहाँ मसला क्या हो गया कि जो स्टैंडर्ड्स को, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता। इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करने की वजह से जो यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले जो मछलियों पे इन पे पाबंदी लगा दी। फ़िलहाल सिर्फ 3 ही कंपनियां हैं जो ईयू को एक्सपोर्ट कर सकती है, बाकी कर ही नहीं सकती। तो अगर हम लोग क्वालिटी को मेंटेन, और तीसरी बात यहाँ से स्मगलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, पाकिस्तानी समंदरों से उनकी हिफाजत भी नहीं की जाती। ईरान से लोग आते हैं, यहाँ से
टूना फ़िश जो बहुत ज़्यादा महंगी है, वो ईरान स्मगल होती है। और दूसरा मसला ये क्या, ओवर फिशिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो सबसे जो लोकल्स को मसला हो रहा है, मोस्टली जो गवादर के लोगों को मसला हो रहा है, वो ये है कि चाइनीज़ के पास मॉडर्न शिप्स हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, उनको भी यहाँ पे इजाज़त दी गई है। तो उनके मुकाबले में पाकिस्तान के जो गवादर के जो लोकल फ़िशरमैन हैं, वो तो उन जदीद मशीनों और जो उनके साथ जो बोट्स है, इक्विपमेंट्स है, शिप्स है, उनके मुकाबले में तो कुछ नहीं है। उनके लोकल लोगों की भी बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस हैं। तो ये कुछ मसले थे। पाकिस्तान में अगर ये हो कि वो प्रोसेसिंग प्लांट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें और अपनी फुल कैपेसिटी में काम करें, तकरीबन 300 प्लांट्स हैं, तो पाकिस्तान हर साल तकरीबन 1 बिलियन तक मछलियाँ एक्सपोर्ट कर सकता है, फ़िशरीज़ एक्सपोर्ट अपना बढ़ा सकता। अगर ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, ओवर फिशिंग ना करें, टूना की जो स्मगलिंग है उसको कंट्रोल करें, मॉडर्न फिशिंग इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करें, तब ये होगा। और दूसरा क्या है, लैक ऑफ रिसर्च। जैसे हर सेक्टर में रिसर्च हमारे यहाँ नहीं होती, इसी तरह इस सेक्टर में भी बिल्कुल नहीं होती। फिर है फॉरेस्ट। पाकिस्तान में तकरीबन ओवरऑल जो पाकिस्तान का एरिया है उसमें सिर्फ 5% फॉरेस्ट, और जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाकिस्तान में किसी जगह में मौजूद है वो शांगला डिस्ट्रिक्ट है। 90% यहाँ पे फॉरेस्ट है। एशिया में जो सबसे हैविली डिफॉरेस्टेड कंट्री है वो पाकिस्तान है, यूएन के मुताबिक। फॉरेस्ट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो अगर आप सस्टेनेबल तरीके से फॉरेस्ट को काटो, मतलब अगर आप जो लकड़ी काट रहे हो इसकी जगह पे और लकड़ियाँ और दरख्त लगाएं, तो ये एक सस्टेनेबल तरीका हो जाएगा। हमारे यहाँ मसला ये क्या है कि हम सिर्फ दरख्तों को काटना जानते हैं, लगाना नहीं जानते। एक तो ये मसला, इसकी वजह से फॉरेस्ट फ्लड्स को रोकने का काम करता है। फॉरेस्ट की वजह से बारिशें होती हैं, और इस की वजह से जो वुड हमारे यहाँ, इसकी भी तो कमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम सिर्फ अगेन वही बात, जंगल काट रहे, लगा नहीं रहे। तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हैवी है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा है। ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में फ्लड्स, वो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है, फ्लड्स भी ज़्यादा आ रहे हैं, और हमारी जो ये कारपेंटर्स, ये इंडस्ट्री है जो, ये भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। और दूसरा, बहुत तेज़ी से हम लोग अर्बनाइज हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा केओटिक तरीके से अर्बनाइज हो रहे हैं। एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से अर्बनाइज नहीं हो रहे, बेतहाशा जंगलों को काट रहे हैं। और बलूचिस्तान तो बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये हमारा एग्रीकल्चर